दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो 11th के स्टूडेंट है उन्होंने एंथैल्पी वर्ड उनके लिए न्यू वर्ड है, न्यू टर्म है। तो एंथैल्पी के बारे में मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा। वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में इसका डिटेल है, पर अभी एंथैल्पी को आप एनर्जी कंसीडर करो। ये एक तरह से एनर्जी का ही पर्यायवाची वर्ड है, सिनोनिमस है एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? बेसिकली अगर मैं सिंपली बात करूं तो किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और अगर वो एनर्जी हम पोटेंशियल के फॉर्म में दें, वोल्टेज के फॉर्म में दें, तब हम उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज करो मेरे पास ये एक एटम है, दिस इज अ एटम, और इस एटम में ये एटम की प्रॉपर्टी क्या है? दिस एटम इज न्यूट्रल, आइसोलेटेड, एंड गैसियस। नंबर 1, 2 एंड 3। और इसका सैंपल कितना लेंगे? 1 मोल। हमारे पास 1 मोल, क्या है? हमारे पास 1 मोल है न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। अब इस न्यूट्रल आइसोलेटेड, न्यूट्रल का मतलब आपसे क्लियर ही है कि इस एटम में जितने प्रोटॉन है उतने जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। आइसोलेटेड का मतलब किसी से बॉन्डेड नहीं है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एक आइसोलेटेड एटम्स हैं। Cl2 बॉन्डेड एटम है। Cl2 में क्या है? दोनों Cl एक दूसरे को बॉन्ड करे हुए, मतलब Cl2 में क्या है? दोनों Cl एटम एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो Cl2 में क्लोरीन बॉन्डेड है। पर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन क्या है? न्यूट्रल भी है, आइसोलेटेड भी है, गैसेस एटम भी है। तो हम जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे पहले उस एटम का, जिस एटम का हमको आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है, उसको पहले हम न्यूट्रल, आइसोलेटेड और गैसेस एटम में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो एक डिफरेंट पार्ट है। अब सपोज करो हमारे पास 1 मोल ऑफ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अब इस एटम का ये आउटर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। ये इसका आउटर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है? दिस इलेक्ट्रॉन इज outermost this is outermost loosely bounded electron। कौन सा है ये? कौन सा इलेक्ट्रॉन है? दिस इलेक्ट्रॉन इज outermost loosely bounded electron। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इनफाइनाइट पे ले जाना है। तो हम इसको एक पर्टिकुलर एनर्जी देंगे। तो मैंने इसको ये एनर्जी दी। ये वेवी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? जो मैंने एनर्जी दी इसको, जो मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की। और इस एनर्जी, ये एनर्जी का जो रेडिएशन है या एनर्जी जो है, जैसे इसको हिट करेगी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। दिस इलेक्ट्रॉन रिमूव।
कहां चला गया? इनफाइनाइट पर। यस, मैं क्लियर कर दूं, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर चला गया। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर नहीं है। जैसे एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब अगर एक मैग्नेट है, जैसे सपोज करो ये मैग्नेट है और इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो ब्लू लाइन है वो उसकी लिमिटेशन है, लिमिटिंग लाइन है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड 0। तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस ब्लू लाइन तक है। तो सपोज करो मेरे पास एक नीडल यहां पड़ी है, तो मैं बोलूंगा ये फाइनाइट पे पड़ी है। कहां पड़ी है? फाइनाइट पर है। और ये अगर नीडल इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चली गई तो मैं क्या बोलूंगा? ये इनफाइनाइट पर है। तो इनफाइनाइट का मतलब आप इसको डिस्टेंस से मत लो, इनफाइनाइट को आप डिस्टेंस से मत लो। इनफाइनाइट का मतलब उस फील्ड से बाहर है, रेंज से बाहर चला गया। तो उसी तरह से जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, अब इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे चला गया। तो बहुत सारी बुक में ये लिखा रहता है कि किसी भी एटम के ये जो आउटरमोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, इस लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दें कि वो इनफाइनाइट पे चला जाए, तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर ये पोटेंशियल के फॉर्म में दी हुई है, वोल्टेज के फॉर्म में दी हुई है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये नाउ दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैं इस क्लास के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी को IE से लिखूंगा मैं, और ये क्लियर हो गया। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फिर भी मैं ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको रीड कर रहा हूं। डेफिनेशन आप ध्यान से सुने और इस प्रेजेंटेशन पे फोकस करें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द most loosely bounded electron of the outermost shell. That is the outermost electron from one mole of neutral isolated gaseous atoms of an element in the ground state. Ground state का मतलब जो एटम है, आप ग्राउंड स्टेट पे यहां कंफ्यूजन मत करो। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि वो नॉर्मल कंडीशन पे है, उसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है और उसका इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में जहां होना चाहिए वही है। इसका मतलब यह है कि जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11, तो 281। तो ये 281, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट में है, तो थर्ड ऑर्बिट में ही है। यूं नहीं है कि थर्ड ऑर्बिट की जगह फोर्थ ऑर्बिट में है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के थर्ड ऑर्बिट में, सोडियम के थर्ड ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब समझ गए कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां है वही है। जैसे सोडियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, तो थर्ड ऑर्बिट में होना चाहिए। अगर मैंने सोडियम का ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 281 कर दिया, यानी कहने का मतलब या n की वैल्यू 1, 2, 3 और 4, यानी अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में ना होकर फोर्थ ऑर्बिट में चला गया है, तो हम इसको बोलेंगे एक्साइटेड एटम। एक्साइटेड एटम कब कहा जाता है? जब उसका इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन पर होना चाहिए वहां ना होके उसे हायर एनर्जी में हो। जैसे यहां पर मैं इसको बोल रहा हूं एक्साइटेड एटम, यहां पर मैं इसको क्या बोल रहा हूं? एक्साइटेड एटम। तो यहां पर एक्साइटेड एटम, और क्यों बोलूंगा? क्योंकि इसका जो थर्ड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां है? फोर्थ में। मैं डेफिनेशन फिर से रीड कर रहा हूं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल from the one mole of neutral isolated gaseous atom of an element in its ground state
to produce a cation is known as ionization energy. Obviously अगर ये एटम A है तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस केटाइन बन जाएगा. दिस इज अ केटाइन. अब इस डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि ये आउटर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं. तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कितना पहुंच रहा है, ये कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है. जेड इफेक्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो अगर इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो हमको इसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. हमको इसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. और अगर ये इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये एनर्जी कम देनी पड़ेगी. तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है. पर हम और आगे डिस्कस करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं. जैसे हमारे पास सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम में कितनी ऑर्बिट्स हैं, 3 ऑर्बिट है. और ये है हमारे पास 281 एंड दिस इज. तो ये हो गया 1 मोल न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम सोडियम का. ये है 1 मोल न्यूट्रल आइसोलेटेड सोडियम एटम. ग्राउंड स्टेट में है, यानी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में ही है. और ये है n इक्वल्स टू थर्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट. और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इस इलेक्ट्रॉन को हम निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे ताकि ये बाहर निकल जाए, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम. इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देंगे, ये है इसका आउटर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन. इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकालना है, वो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं हुई. अब इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर अगर ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की ज्यादा हो जाएगी. और अगर इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इस न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर कम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी और Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये हम जानते हैं, वी नो दैट इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, Z effect is increase. lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Left to right, in a period, left to right in a period, Z effect is increase, effective nuclear charge is increase, ionization energy increase, radius of atom decrease, ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका है. Similarly, sodium, magnesium, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन के लिए भी ये सही रहेगा. इसका मतलब किसी भी पीरियड के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी जैसे सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका होगा, लिथियम का. सेकंड पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, नियोन का.
थर्ड पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका होगा? सोडियम का। थर्ड पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट किसका होगा? आर्गन का। तो ये क्लियर हो गया, किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन जनरली, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ जेड इफेक्ट इज इंक्रीज। while in a group from top to bottom ionization energy is decrease. In a group from top to bottom lithium, sodium, potassium, रुबिडियम, सीजियम। मैं थोड़ा सेंटर में ले लेता हूं उसको। लिथियम एंड सीजियम। नाउ टॉप टू बॉटम व्हाट हैपन? टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जेड इफेक्ट decrease, effective nuclear charge is decrease, radius of atom increase, ionization energy will be decrease। क्योंकि टॉप टू बॉटम जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर नेट न्यूक्लियर फोर्स जेड इफेक्ट कम होता जाता है। इसका 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1। तो लिथियम का आउटर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन 2s1 है, सोडियम का 3s1 है, पोटेशियम का 4s1 और रुबिडियम का 5s1 एंड सीजियम का 6s1 है। तो लिथियम में इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, सोडियम में इसको। तो नाउ लिथियम प्लस Na प्लस ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे आ गया, मतलब एटम से रिमूव हो गया। और इसके लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड ionization energy। This is the ionization energy 1 lithium। ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड, ये लिथियम का, ये सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। तो नाउ ionization energy of lithium, sodium, potassium। तो लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि लिथियम के इस इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। लिथियम का साइज छोटा है, तो लिथियम का साइज छोटा है और शिल्डिंग इफेक्ट कम है। और टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज भी बढ़ता जा रहा है और शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। शिल्डिंग इफेक्ट मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था कि इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से रोकते हैं, उसको अपन शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से रोकते हैं, उसको हम शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो लिथियम में एक ऑर्बिट का शिल्डिंग इफेक्ट है, सोडियम में 2 ऑर्बिट का शिल्डिंग इफेक्ट है, पोटेशियम में 3 ऑर्बिट्स का है। क्योंकि यहाँ 4s1 है, तो 4s1 है तो मतलब 4th ऑर्बिट है, तो पोटेशियम में टोटल 4 ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो 4s1 पर इफेक्ट करता है, इसलिए 4s1 पर जेड इफेक्ट कम होता है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, टॉप टू बॉटम tendency to form cation increase।
टेंडेंसी टू फॉर्म केटायन इंक्रीज मींस मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज। तो इसका मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ये आप ध्यान रखिए कि मेटल कौन है? मेटल वो हैं जो इजीली केटायन फॉर्म करते हैं, जो इजीली क्या करते हैं, जो इजीली केटायन फॉर्म करते हैं, वो मेटेलिक करेक्टर है। यहां एक 6 पॉइंट और लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब जो जितना जल्दी केटायन फॉर्म करेगा, हम बोलेंगे वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लिथियम से ज्यादा अच्छा मेटल सोडियम है, सोडियम से ज्यादा अच्छा पोटेशियम है, और सेम बात नीचे। जो ज्यादा अच्छा मेटल है वो उतना जल्दी इजीली केटायन बना देगा। दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम है, क्योंकि सोडियम ज्यादा इजीली पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेता है, केटायन फॉर्म कर लेता है। यहां पर जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं उसमें सीजियम सबसे ज्यादा बेस्ट मेटल है, सबसे फास्ट केटायन बनाएगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी हम बोलेंगे वो उतना अच्छा मेटल है। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी हम बोलेंगे वो उतना अच्छा मेटल है। और आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा रिएक्टिव भी होगा, क्योंकि मेटल कब रिएक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन देके। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी? आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें से सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सीजियम, क्योंकि सीजियम जल्दी इलेक्ट्रॉन देके केमिकल रिएक्शन में एंटर कर जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की कुछ एप्लीकेशन बता रहा हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम है मेटलिक करेक्टर उसका उतना ज्यादा है, मेटलिक करेक्टर उसका उतना ज्यादा है। मेटलिक करेक्टर बढ़ जाता है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो मोर रिएक्टिव है। खैर, पर ये हमने बात की जनरल ट्रेड की, पर आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ एक्सेप्शन भी है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कुछ सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस सी कि किन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। सेकंड पीरियड के एलिमेंट ले लिए। ये आयोनाइजेशन एनर्जी एक्स एक्सिस पे आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज है, ये एलिमेंट है। लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 2s1 2s2, बोरॉन का हो गया 2s2 2p1। किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट राइट चलते हैं तो वैलेंसी शेल रिमेन सेम, बट नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज 1 by 1। सिमिलरली लिथियम और बेरिलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में डाला तो s ब्लॉक एलिमेंट, बोरॉन से इलेक्ट्रॉन p में आने लग गए तो ये p ब्लॉक एलिमेंट, बोरॉन टू नियोन इज p ब्लॉक एलिमेंट। अब हम अगर इनका आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो सपोज करो लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी ये है, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, एंड नियोन।
देख रहे होंगे कि ये रेगुलर ट्रेंड नहीं, लेफ्ट राइट इंक्रीज तो हो रहा है पर रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहा है। लिथियम से बेरिलियम तक इंक्रीज हुआ, फिर वापस ये नीचे चला गया, फिर बोरॉन से नाइट्रोजन तक इंक्रीज हुआ, फिर ऑक्सीजन के बाद क्या आयनाइजेशन एनर्जी फिर डिक्रीज हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली यहां पर एक नया कंसेप्ट आता है पेनिट्रेशन पावर का। जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो ऑर्बिटल्स का होता है, sp-d-f ऑर्बिटल्स होते हैं। इनमें से s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, s, p, d एंड f। तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां होगा? s पर। s ऑर्बिटल पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। और ये एटम का न्यूक्लियस है और ये sp-df ऑर्बिटल्स है। हम फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं sp-df ऑर्बिटल्स। तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, तो s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको ज्यादा एनर्जी लगेगी as कंपेयर टू p-df। और f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होते हैं, तो f ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा आसान है। यानी अगर f में इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी देनी है वो कम देनी है। अब तो हम क्या बोल रहे हैं कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो हम बोलते हैं s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। हम जब भी आपको ये वर्ड आ जाए पेनिट्रेशन पावर, मतलब वो न्यूक्लियस के कितना ज्यादा नजदीक है, वो न्यूक्लियस के कितना ज्यादा नजदीक है, उसको हम बोलेंगे पेनिट्रेशन पावर। तो s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, और s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने का मतलब वो न्यूक्लियस के अधिक पास है। तो हम अगर कंपैरिजन करें बेरिलियम और बोरॉन में, तो ये क्लियर है कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम की बात करूं मैं, बेरिलियम, और इस बेरिलियम में जो ये इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ये वाला s ऑर्बिटल का ही है। और मैं अगर बोरॉन की बात करूं, बोरॉन को कंपेयर करूं, बोरॉन, ये इधर बोरॉन बना रहा हूं मैं, तो बोरॉन का जो आउटरमोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो p वाला है। तो यहां से मैं बोरॉन का जब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसको ये वाला है आउटरमोस्ट लूज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द आउटरमोस्ट लूज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन, जो p ऑर्बिटल से है। जो कौन से ऑर्बिटल से है? p ऑर्बिटल से है। और यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट, वो s ऑर्बिटल से है। किससे है? s ऑर्बिटल से है। तो यहां पर मैंने जो एनर्जी दी उसको मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन। तो यहां पर ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की है, ये बोरॉन की है। अब ये है कि यहां पर जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है, एक तो पेयर्ड है और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं अपन s ऑर्बिटल से। और s ऑर्बिटल का क्या है? s ऑर्बिटल का है मोर पेनिट्रेशन पावर, मोर penetration means more close to atomic nucleus. Penetration power means more close to atomic nucleus. तो यहां इसको निकालने के लिए मेरे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बेरिलियम के s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी है, क्योंकि वो s ऑर्बिटल से निकल रहा है। s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है।
जबकि यहां पर बोरोन के अंदर इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से निकल रहा है जिसका पेनिट्रेशन पावर कम है। इस वजह से क्या हो जाता है, बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है किसके कंपैरिजन में, बोरोन के कंपैरिजन में। तो इन दोनों में आपको आंसर समझ में आ गया कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लिथियम से ज्यादा तो किसकी है, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की है। लेकिन बेरिलियम और बोरॉन में ये, फिर ये हो गया। पर अब आप यहां देखें तो ये वाला ट्रेड आ गया, फिर ये आ गया, और यहां मैं डबल लगा देता हूं, वो भी हम डिस्कस। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो फिर ज्यादा क्यों है। तो नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा क्यों है, तो इसके लिए हमको वापस एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। नाइट्रोजन के अंदर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और जिन स्टूडेंट ने पढ़ लिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर और हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूं। जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे नियोन फुल्ली फील्ड है और नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल 6, p सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो नाइट्रोजन में हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन का ये जो है वो क्या है, हाफ फील्ड है, p इसका हाफ फील्ड है, और नियोन के अंदर ये फुल्ली फील्ड है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि मैं नाइट्रोजन एटम की बात करूं तो नाइट्रोजन में और नियोन की बात कर लेता हूं, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो नाइट्रोजन के अंदर मैं कह रहा हूं हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन को इधर लिख रहा हूं, और ये नियोन के लिए है। नाइट्रोजन में क्या हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, ये 2s2 2p3, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, तो 1 2 3 पे हाफ फील्ड हो गया, और नियोन में 1 2 3 हाफ, ये फुल फील्ड हो गया। तो नियोन तो क्या हो गया हमारा, नियोन तो हमारा हो गया फुल्ली फील्ड, नियोन तो हमारा हो गया फुल्ली फील्ड। और फुल्ली फील्ड क्या होते हैं, हाईली स्टेबल। इसी तरह से हाफ फील्ड भी मोर स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड क्या होता है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो ये आप याद रख लो, हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। जैसे 2p1 इनकम्प्लीट है, 2p2 इनकम्प्लीट है, तो बोरॉन और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो लेस स्टेबल है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। सिमिलरली ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेस स्टेबल है, क्योंकि 2p4 हो गया, तो 2p4 हाफ फील्ड नहीं है, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। हाफ फील्ड का मतलब जस्ट हाफ हो गया, ये रहा, तीनों में एक एक आ गया, ऑक्सीजन में तो यहां एक और आ जाएगा। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस आर मोर स्टेबल, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या हो जाता है, उनमें सिमेट्री आ जाती है और स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई हो जाती है। इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, एक्सेप्शनली हाई हो जाती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हमारा आंसर होगा फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है कि फुल फील्ड में से ज्यादा मुश्किल है, फुल फील्ड में से, क्योंकि उसमें फुल फील्ड होने की वजह से उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। इस वजह से
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इनमें फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है नोबल गैसेस की, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देके तो रिएक्शन करेंगे नहीं। नाइट्रोजन फिर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पर इसके लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि वो हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब ये जो ट्रेड था वो सेकंड पीरियड के लिए था, तो ये जो ट्रेड सेकंड पीरियड के लिए, वैसा का वैसा पीरियड थर्ड पीरियड के लिए भी बन जाएगा। ये तो सेकंड पीरियड हो गया। अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो थर्ड पीरियड में क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो इसका देखें तो यह 3s1, 3s2, 3s2, 3p1, 3s2, 3p2, 3s2, 3p3, 3s2, 3p4, 3s2, 3p5, 3s2, 3p6। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर भी वही ट्रेड रहा, सोडियम से ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम में वापस वही है, जैसा बेरिलियम में से एस में से निकल रहा है तो यहां से एस में से निकल रहा है, तो यहां से ये इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है एस ऑर्बिटल में से, तो इसलिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। जैसे बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम का ज्यादा था, उसी तरह से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम का ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां पर एस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां से पी से, तो यहां पर भी एस से निकल रहा है और यहां से पी से निकल रहा है, लेकिन फिर वापस जेड इफेक्ट बढ़ने की वजह से ये बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर आप देखो, जैसे यहां नाइट्रोजन का ये एरो गलत लगा हुआ है, सही कर दो इसको, ये मिस्टेक हो गई है, अच्छा हुआ ध्यान चला गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ग्राफ तो सही बना रखा मैंने। तो अब आप देख लो यहां पर क्या आ गया, ये हाफ फील्ड, यहां हाफ फील्ड आने से क्या हो गया, यह हाफ फील्ड आने से वापस इसका ज्यादा हो गया। जैसे यहां कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन से भी ज्यादा नाइट्रोजन का, तो यहां सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस का और सल्फर से ज्यादा भी फास्फोरस का, और फिर उसके बाद जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, और फिर इन क्लोरीन और आर्गन के बीच में आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि यहां पर यह फुल्ली फील्ड है। तो यहां पर ध्यान दें कि ट्रेड ये है। अब बोर्ड पे आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाला ग्रुप और नाइट्रोजन, फास्फोरस वाला जो ग्रुप है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होगी। यानी ये है सेकंड ग्रुप एलिमेंट, ये हो गया सेकंड ग्रुप एलिमेंट, ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट, ये 13 ग्रुप, ये 14 ग्रुप, फिर 15, ये 15 ग्रुप एलिमेंट। 15 ग्रुप एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी और इधर से सेकंड ग्रुप एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी। रीजन ये है कि सेकंड के अंदर एस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और तो यह 3 एक्सेप्शन है वैसे देखा जाए तो, पर ये लास्ट में होने की वजह से एक्सेप्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन ये भी एक्सेप्शन ही है, क्योंकि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा है फुल फील्ड की वजह से। नाइट्रोजन, फास्फोरस, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है हाफ फील्ड की वजह से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, क्योंकि वहां से एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये ट्रेड रहते हैं, और ये एनसीईआरटी में इसके बुक्स के अंदर अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है,
बोरॉन से या नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों है ऑक्सीजन से। और आयनाइजेशन एनर्जी का मैं सिंबल क्लियर कर दूं, ये है, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी। अभी आप इस चैप्टर में एंथैल्पी को कंफ्यूज मत करो। एंथैल्पी आ जाए तो आप उस एंथैल्पी को ये सोचो कि वो, आप ये मत सोचो कि कोई नई टर्म है। अभी एंथैल्पी एनर्जी है, जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको हम एंथैल्पी कह रहे हैं। यहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी कंसेप्ट क्यों आया, एंथैल्पी टर्म का मतलब क्या है, इसमें अभी मत जाओ, वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम। तो आई थिंक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेफ्ट टू राइट किस तरह से ट्रेड चेंज होते हैं। तो ये थोड़ा सा समअप कर रखा है मैंने। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स, इसको रीड करें, पोस्ट करके अच्छे से रीड कर सकते हैं आप इसको। जो मैंने अभी पढ़ाया वही है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स, तो वही लिखा है इसमें एसपीडीएफ। तो एस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है, तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो एस ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है और एफ ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। एस ऑर्बिटल पर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होता है, इस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होता है। एग्जांपल वही दिया हुआ है बेरिलियम और मैग्नीशियम वाला जो मैंने अभी दिया, कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो बोरॉन और एल्यूमिनियम से ज्यादा है। और बिल्कुल जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो का वो एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर एग्जाम में आ जाए तो इस तरह से आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं आप। और फिर दूसरा, जो अभी मैंने नाइट्रोजन और नियोन के बारे में बात कही कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स, तो यहां पर ग्रीन फॉन्ट्स में लिखा हुआ है नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। ग्रीन फॉन्ट रीड कर रहा हूं मैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट फ्रॉम द हाफ फील्ड कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि वो स्टेबल है। द रेड फॉन्ट में लिखा हुआ है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल of inert gases is very high due to stable NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फिर इसका नीचे ये बेसिकली ये वाला जो है ये एनसीईआरटी बुक एंड एक्सरसाइज का ऐसा कैसा क्वेश्चन भी है, और उसने पूछा है बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है और नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों है। ध्यान से देख लें आप। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। आप लोगों से आप थिंक करें, बताओ पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर मैं पूछूं हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट, क्या सोचा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो होती है हीलियम की। किसकी होती है? हाईएस्ट। जो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है हीलियम की, वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है, हाईएस्ट होती है, इससे ज्यादा किसकी नहीं होती है। तो यहां पर इसकी मैक्सिमम है और फिर टॉप टू बॉटम कम हो जाएगी, तो ये मैं बोलूंगा ना ये हाईएस्ट हो गई, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई इसकी। क्योंकि हीलियम से कम नियोन, नियोन से कम आर्गन, इनकी ज्यादा तो होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम वाला कंसेप्ट लगाऊं तो हीलियम से कम नियोन, नियोन से कम आर्गन, आर्गन से कम क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन से कम जिनॉन। तो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट हीलियम है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वाला ग्रुप 18 है। लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वाला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम की होगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जो आप बोल रहे हो फर्स्ट ग्रुप में तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम आता है, तो आपने फ्रेंशियम तो बोला ही नहीं, आपने तो सीजियम बोल दिया। तो बेसिकली फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो
तो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को पीरियोडिक प्रॉपर्टी में डिस्कस नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग ही रहती है। तो जहां पर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं वहां हम उसको इग्नोर कर जाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। जैसे मैं बोलता हूं टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, तो मैं फ्रेंचम मैंने कहां लिखा था? नहीं लिखा था। फ्रेंचम हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसी तरह से जब मैं 17 ग्रुप की बात करता हूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो मैं एस्टेटीन की बात नहीं करता हूं क्योंकि एस्टेटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मैंने क्या कहा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम किस एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको पूछ ले फर्स्ट ग्रुप में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम, तो सीजियम की है वो। और अगर सपोज करो, अब वो तो ऑब्जेक्टिव में 4 चॉइस है, तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की 4 चॉइस देख के भी आंसर लिखना पड़ता है। अगर उस 4 चॉइस में उसने फ्रेंचम में मेंशन कर रखा है तो फ्रेंचम पे टिक कर देंगे। बट अगर किसी ने आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया कि है ना फर्स्ट ग्रुप के सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, तो हम सीजियम आंसर लिखते हैं। और उस समय वो पूछेगा कि आपने फ्रेंचम को क्यों नहीं कंसीडर किया, और अगर आप अपनी सेफ्टी लेना चाहते हो तो ब्रैकेट में लिख दो फ्रेंचम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। चलो अब आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो क्या है? तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी एटम में से एक से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो उनको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं हम। देखो जैसे मेरे पास एक एटम है, ए एटम है, ये ए एटम है, और इसका ये सेंटर में न्यूक्लियस है। मैं और सपोज करो इस ए एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3, 1 2 3। तो किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 2 3 है। अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड और आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो जब मैं किसी एलिमेंट के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दूंगा उसको क्या बोलूंगा? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। यानी ये मैंने एनर्जी दी और ये एनर्जी दी, तो ये ए किस में कन्वर्ट हो गया? ए प्लस में। ए प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से क्या बना? ए प्लस। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से क्या बना? ए प्लस 2। और आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड से क्या बन जाएगा? ए प्लस 3। यस। तो जब मैंने अब मैंने इसको निकालने के लिए जो एनर्जी दी वो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी वो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो यहां से मेरे हिसाब से कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो इंक्रीज हो रही है। वो ये आयनाइजेशन एनर्जीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। यानी IE1 से आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का मतलब हुआ किसी भी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल के A+ फॉर्म करना। आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड का मतलब यह हुआ
कि किसी भी ए प्लस में से, यानी जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, और आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड का मतलब हुआ ए प्लस में से, यानी जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं उसके बाद उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ए प्लस 3। हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे केटायन फॉर्म होता जाता है, साइज डिक्रीज होती जाती है, जेड बाई ई रेशियो इंक्रीज होता जाता है। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि अगर मैं इसमें लेफ्ट राइट आगे चल रहा हूं, लेफ्ट राइट आगे बढ़ रहा हूं, तो क्या हो रहा है, जेड बाई ई रेशियो इंक्रीज हो रहा है। जेड बाई ई रेशियो क्या हो रहा है, जेड बाई ई रेशियो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन तो होते ही है, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है, साइज डिक्रीज होती जाती है, साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, न्यूट्रल एटम। प्रीवियस वीडियो देखो आप। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी आ गया। तो ये जो मैं प्रेजेंटेशन देता हूं इससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा पॉजिटिव होकर इसको पेशेंस के साथ आप वीडियो को देखेंगे तो जरूर आपको ये फ्रूटफुल लगेगा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अभी ऊपर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो अपने आप में ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन्स from the gaseous atom is called first, second and third ionization energy respectively. ये first ionization energy, ये second ionization energy, third, and these ionization energies always in increasing order। हमेशा चाहे वो नियोन एटम हो, चाहे वो आर्गन एटम हो, कोई भी एटम हो, हमेशा नेक्स्ट यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ बुक्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, बुक का ही है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रीड करें। यहां पर सेम एटम नहीं है, देखो सेम एटम होता है तो हमेशा नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। या दो डिफरेंट एटम्स है, सोडियम और मैग्नीशियम। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पेनिट्रेशन पावर यानी वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के कितने पास है उस पर डिपेंड करता है। जैसे एस ऑर्बिटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एस ऑर्बिटल से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और दूसरा मैंने आपको बताया हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी। तो ये सब कंसेप्ट हमको अगर क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन करने में हमको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो आप, जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का पहले सोडियम ले लेते हैं। सोडियम Na+ एंड Na+2, सोडियम का जो और इसी तरह से ये बोल रहा है मैग्नीशियम Mg+ और Mg+2। अब अगर मैं यहां पर ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसका, सोडियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 281। अब जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही क्या हो गया अब इसका 28, क्योंकि ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो किसके लिए थी, इसके लिए थी, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला, ये जो एनर्जी दी हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला। अब क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब क्या हो गया ये, अब ये हो गया फुल्ली फील्ड, ये हो गया फुल्ली फील्ड। अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका जो सेकंड है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड है सोडियम का, वो इस ऑक्टेट को तोड़ेगा।
तो डेफिनेटली इसको तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि फुल्ली फील्ड है और ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियोन जैसा हो गया, 2 नियोन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके जैसा हो गया, ये नियोन जैसा हो गया, और नियोन मतलब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। तो इस नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से यहां पर जो सोडियम के केस में हो जाएगा वो IE1 सोडियम से बहुत ज्यादा आ जाएगा, किसका, IE2 सोडियम बहुत ज्यादा आ गया, देखो 2 बार लगा दिया है। और मैग्नीशियम की बात करूं मैं, तो मैग्नीशियम में क्या है, देखो आप, मैग्नीशियम के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी, मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 282, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 281, अब हो गया ये 28, और इसका मतलब ये फर्स्ट आयनाइजेशन के बाद यहां ऑक्टेट बन रहा है, ये ध्यान रखना। और यहां पर देखो ऑक्टेट कब बन रहा है, अब ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 मैग्नीशियम की, ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 मैग्नीशियम की, ये आयनाइजेशन एनर्जी 3 मैग्नीशियम की। अब आप देखें यहां पर जो है वही है, ये है 3s2 में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब हम इनकी आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखना आप। अब ये इलेक्ट्रॉन 3s1 में से निकल रहा है, या चलो इसको भी आप, ये तो क्लियर है। अब देखो आप, अब यहां पर ये वाली सिचुएशन कहां बन रही है, थर्ड पे बन रही है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहां पर ये फुल्ली फील्ड हो गया, तो यहां पर जो एनर्जी चाहिए वो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। यहां पर निकाल, ये तो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि अब मैंने बताया ये तो 3s1, हम इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो 3s1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ज्यादा इजीली निकलेगा, जबकि अब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहां पर जो है सोडियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकलते ही फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला यानी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बढ़ गई। और यहां फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट से ज्यादा सेकंड होगा, लेकिन सेकंड से बहुत ज्यादा थर्ड होगा। यहां पर आप समझे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की। तो क्या होगा, ऑब्वियसली मैंने हमेशा कहा है फर्स्ट से ज्यादा सेकंड रहेगी, लेकिन यहां डिफरेंस थर्ड में ज्यादा है। तो अब क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर। बिल्कुल लोअर रहेगी, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो 3s1 से निकल रहा है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1। और मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम का है 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो हमने फर्स्ट क्लास में अच्छे से सीख लिए हैं। तो वापस रीड कर रहा हूं, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर। बिल्कुल फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की कम होगी, क्योंकि सीधा 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, बट इट्स सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये देखो इन दोनों के बीच में कंपेयर करो आप, इसका सोडियम प्लस का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सोडियम प्लस का यानी सोडियम का जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें ऑक्टेट टूट रहा है, जबकि मैग्नीशियम
का जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें से 3s1 में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इन दोनों में से फिर कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? ये वाली। फिर समझो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सोडियम की जो, मैंने तो डिटेल में एक्स्ट्रा डिस्कस कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सोडियम का जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी यहां से इधर जाने वाली, यहां से इधर जाने वाली, ये वाली आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। सोडियम की जो से मैग्नीशियम की जो सेकंड Mg+2 ये वाली, तो ये आपको प्रेजेंटेशन से क्लियर नजर आ रहा है कि इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की, वो कम इसलिए होगी क्योंकि 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। किसके कंपैरिजन में? इन दोनों को देखो आप, इसको नहीं, इन दोनों को, तो ये वाली ज्यादा होगी, ये वाली कम होगी, यही तो पूछ रहा है। ये वाली ज्यादा इसलिए होगी कि ऑक्टेट है यहां पर और यहां 3s1 है। हाँ, मैग्नीशियम की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। आप देख लो ध्यान से एक बार, और हमेशा ये ध्यान रखो, अगर दो आयोनाइजेशन एनर्जीज के बीच में ऐसा आ रहा है, इसका मतलब यहां ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आगे वाली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और यहां थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की इसीलिए ज्यादा है क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से निकल रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Would you expect the first ionization enthalpy मतलब energy for two isotopes of the same element to be the same or different? Justify your answer. Justify your answer. तो नहीं, दोनों की बराबर होगी क्योंकि आइसोटॉप्स, जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेता हूं कि हाइड्रोजन के दो आइसोटोप है, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन 1H1, ये 1H2। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस है और ये ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है। अब अगर मैं हाइड्रोजन, फर्क क्या होता है? इसमें प्रोटॉन कितना है? +1। इसमें भी प्रोटॉन कितना है? प्लस, यानी दोनों आइसोटॉप्स के न्यूक्लियर चार्ज तो सेम होंगे। बेसिकली 1H1 में क्या है? हाइड्रोजन में क्या है? न्यूक्लियस में। हाइड्रोजन के इसके न्यूक्लियस में क्या है? इसके न्यूक्लियस में है 1 प्रोटॉन, और 1H2 मतलब ड्यूटेरियम, जिसको हम ड्यूटेरियम बोल रहे हैं, इसके न्यूक्लियस में क्या है? 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का तो न्यूक्लियर चार्ज में कोई रोल होता ही नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जेड की वैल्यू कितनी है? 1। न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 1 या +1, न्यूक्लियर चार्ज +1। इसका भी न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया? तो जब अब इस केस में क्या हो जाएगा? ये इसके चारों तरफ जो है वो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है और ये ऑर्बिट है। अब इस ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसका दोनों सेम है। यहां पर जितना जेड इफेक्ट है उतना ही जेड इफेक्ट यहां पर है, यानी इसका जेड इफेक्ट मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट, और इधर इसका जेड इफेक्ट, दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा। यानी इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर जितना है उतना ही इस पर है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैंने एनर्जी दी, और यह है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, H लिख दिया, और यह है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम। तो ये दोनों आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेम न्यूक्लियर चार्ज है, सेम जेड इफेक्ट है। तो
आयनाइजेशन एनर्जी भी सेम हो जाएगी। ये इसका जस्टिफिकेशन हो जाता है। तो आप उसको इस हाइड्रोजन वाले एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम ये क्लास ये ओवर करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंसेप्ट आपके अच्छे क्लियर हो गए होंगे, और कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप अगर लिख देंगे तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी चारों पीरियोडिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक ये है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।